हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज मैं आप लोगों को लेसिंग और बैटन्स के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले अपन ने जो कॉम्प्रेशन मेंबर का लेक्चर अपलोड किया था, उसके अंदर अपन ने कॉलम, इफेक्टिव लेंथ, स्लेंडरनेस रेशो, रेडियस ऑफ जायरेशन, इन सब के जो टेक्निकल टर्म्स थे, इनके जो वन लाइनर्स थे, ये हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम देखेंगे कॉम्प्रेशन मेंबर के अंदर लेसिंग और बैटन्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी कॉलम सेक्शन में लेसिंग और बैटन यूज़ करने का कारण क्या होता है, और लेसिंग और बैटन यूज़ करने से क्या इफेक्ट होता है कॉलम के ऊपर, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले लेसिंग और बैटन्स के स्केचेस ड्रॉ किए हैं बोर्ड पे मैंने। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लेसिंग और बैटन्स हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो लेसिंग और बैटन्स हम लोग कभी भी रोड स्टील सेक्शन पे यूज़ नहीं करते। ये जो सिस्टम्स है ये हम यूज़ करते बिल्टअप सेक्शन के लिए, क्योंकि लेसिंग और बैटन्स लगाने के बाद में सेक्शन को हमें बिल्ड करना होता है। तो वो रोल्ड स्टील सेक्शन मतलब नहीं होता है। जब हम लेसिंग और बैटन को यूज़ करते हैं तो वो सेक्शन को बिल्ड करना होता है, और उस सेक्शन का नाम कहलाता है बिल्टअप सेक्शन। ठीक है बच्चों। अब लेसिंग और बैटन्स यूज़ क्यों करते हैं कॉलम में। कॉलम के अंदर लेसिंग और बैटन को यूज़ करने का कारण ये होता है कि कॉलम का डिफ्लेक्शन या कॉलम का बकलिंग हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कॉलम डिफ्लेक्ट या बकल होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग लेसिंग्स और बैटन्स सिस्टम्स का प्रयोग करते हैं। और इस लेसिंग और बैटन सिस्टम क्या करते हैं, जब कॉलम के बकलिंग के दौरान लेसिंग और बैटन सिस्टम उसमें ट्रांसवर्स शियर फोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमें निकालने को पूछते हैं। ठीक है। तो देखो ये जो ट्यूब्स, ये जो सिंगल जैसे प्लेट दिख रहा है आपको, ये इसको आप प्लेट बोल सकते हैं या एक फ्लैट बार बोल सकते हैं या एंगल बोल सकते हैं। मतलब लेसिंग में हम फ्लैट प्लेट्स हो गए, बार्स हो गए, एंगल्स हो गए, चैनल्स हो गए, इन सब का यूज करते हैं हम लेसिंग सिस्टम के अंदर। मतलब कॉलम में अगर लेसिंग बार हमें ज्वाइन करना है तो हम बार्स, फ्लैट प्लेट्स, ट्यूब्स, चैनल, एंगल, ये कोई भी सेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं फ्लैट बार्स, इसको बोलते हैं हम लोग लेसिंग। और ये जो दिख रहे हैं आपको हॉरिजॉन्टल बार्स, इसे बोलते हैं हम लोग बैटन्स। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग लेसिंग्स। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग बैटन्स। ठीक है बच्चों। तो लेसिंग सिस्टम और बैटन सिस्टम का ये स्केच होता है। ये आपका कॉलम सेक्शन है, ये आपका कॉलम सेक्शन है, और आपके कॉलम सेक्शन को आपने कनेक्ट किया हुआ है लेसिंग और बैटन से। तो इसका कारण क्या है कि हमें डिफ्लेक्शन को, बकलिंग को कंट्रोल करते आता है। ठीक है। अब लेसिंग और बैटन सिस्टम के कुछ टेक्निकल टर्म्स है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। लेसिंग सिस्टम जो होती है वो हम यूज करते इसेंट्रिक लोडिंग के लिए, और बैटन्स हम लोग यूज करते एक्सियल लोडिंग के लिए। तो ये दो पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। लेसिंग सिस्टम्स इज यूज फॉर इसेंट्रिक लोडिंग एंड बैटन्स आर यूज फॉर एक्सियल लोडिंग। ठीक है। तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते। लेसिंग सिस्टम से जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं हम लोग पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेसिंग सिस्टम, रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ लेसिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं। देखो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, लेसिंग सिस्टम का जो स्लेंडरनेस रेशो होता है वो अपने एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशो से 1.05 टाइम्स क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार, स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार इज 1.05 टाइम्स एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशो। पहली रिक्वायरमेंट क्या बताया, लेसिंग सिस्टम का स्लेंडरनेस रेशो हमारे एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशो से 1.05 टाइम्स बड़ा होता है। ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट सुन लो। उसके बाद में लेसिंग सिस्टम का जो स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू होती है वो होती है 145। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लैम्बडा की, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार, मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो ऑफ लेसिंग बार इज 145। क्या होती है, 145। ठीक है। अब देखो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जो आपका लेसिंग बार है बच्चों। इस लेसिंग बार का जो एंगल होता है, कितने डिग्री पे हम इस बार को इंक्लाइन रखते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कनेक्शन के अंदर आपके लेसिंग बार का एंगल ऑफ, जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, जितना आप एंगल उसका रखते हैं उस पर डिपेंड है कि आपके कॉलम का बकलिंग और डिफ्लेक्शन क्या हो सकता है और कितना हो सकता है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एंगल होता है थीटा, एंगल ऑफ inclination of lacing bar, the angle should not be less than 40 degree and should not be more than 70 degree।
मतलब ये जो एंगल है ये आपको 40 डिग्री से लेके तो 70 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं रखना है। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लेसिंग बार शुड नॉट बी लेस देन 40 डिग्री एंड शुड नॉट बी मोर देन 70 डिग्री। ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में चौथा पॉइंट, जो लेसिंग बार की विड्थ है, ये जो विड्थ है लेसिंग बार की, ये विड्थ किस तरह से निकालते हैं हम लोग? तो विड्थ ऑफ लेसिंग बार किस तरह से निकालते? तो विड्थ ऑफ लेसिंग बार इज इक्वल टू 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये भी पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानने का, क्योंकि इसके ऊपर आपको छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। जैसे बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन कि आपको डायमीटर ऑफ बोल्ट दे दिया और इसका विड्थ ऑफ लेसिंग बार क्या होगा, तो डायमीटर ऑफ बोल्ट समझो दिया है 20 mm, तो 3 टाइम्स 20 मतलब 60 mm आपका हो गया विड्थ ऑफ लेसिंग बार। बहुत सिंपल है निकालना, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि विड्थ ऑफ लेसिंग बार इज 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ बोल्ट, ठीक है। और एक पांचवा पॉइंट आपको याद रखने का है कि फिफ्थ पॉइंट क्या है। देखो अब ये बैटर्स की तरफ जाएंगे अपन, मतलब बैटर्स का अपन थोड़ा यूज कर देंगे। ये आप लोग डायग्राम के स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों को पास डायग्राम पता रहे आपको कैसी होती है। अब पांचवा पॉइंट देखो, तो जो थिकनेस होती है लेसिंग सिस्टम की, ये जो लेसिंग बार है इसकी जो थिकनेस होती है टी, थिकनेस ऑफ लेसिंग बार क्या होती है? तो थिकनेस ऑफ लेसिंग बार का देखेंगे आप लोग। थिकनेस ऑफ लेसिंग बार क्या होता है? थिकनेस ऑफ लेसिंग बार, थिकनेस ऑफ लेसिंग बार should not be more than L by 40 और should not be more than L by 60। अब ये दो क्यों बताया मैंने कि ये जो L by 40 है ये हम यूज करते हैं सिंगल लेसिंग के लिए, और ये जो है ये हम यूज करते हैं डबल लेसिंग के लिए। L by 40 is used for single lacing and L by 60 is used for double lacing। देखो मैंने आपको डायग्राम इस तरह से बताया ना, अभी इस तरह से डायग्राम बताया मैंने आपको। अगर ये अपन डायग्राम इस तरह से निकालते, डबल लेसिंग किस तरह से होता है? ये पहले ऐसा जा रहा, फिर क्रॉस में ऐसा जाएगा, फिर से वापस इस तरह से आ रहा, वापस क्रॉस में रहेंगे। तो अगर आप लोग लेसिंग बार को क्रॉस में अटैच कर रहे हो, इस तरह से आप लोग अटैच कर रहे हो लेसिंग बार को कॉलम के अंदर, तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग डबल लेसिंग सिस्टम। और एक सिंगल साइड अटैच कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग सिंगल लेसिंग सिस्टम। तो अगर सिंगल लेसिंग यूज कर रहे हैं तो L/40 से ज्यादा आपकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए, और डबल लेसिंग यूज कर रहे हो तो L/60 से ज्यादा आपकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थिकनेस के लिए भी आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब छठवां पॉइंट देखेंगे कि जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स लेसिंग बार कैरी करता है बकलिंग के दौरान, जब कॉलम बकल होता है तो उसमें एक ट्रांसवर्स शियर फोर्स फॉर्म होता है। तो वो ट्रांसवर्स शियर फोर्स किस तरह से निकालते हैं? तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स किस तरह से निकालते लेसिंग सिस्टम के अंदर, तो उसका सिंबल देता मैं भी। ट्रांसवर्स शियर फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2.5% ऑफ डिजाइन लोड। जो डिजाइन लोड आपके कॉलम पे एक्ट हो रहा है, जो कॉलम पे लोड आ रहा है बाहर से फैक्टर लोड, उसका 2.5% होता है ट्रांसवर्स शियर फोर्स इन लेसिंग ऑल्सो एंड इन बैटन्स ऑल्सो। इसके ऊपर भी बहुत बार न्यूमेरिकल्स या छोटा सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि आपको एक डिजाइन लोड दे दिया सपोज 1000 किलोन्यूटन का, तो उसका 1000 kN का आपका डिजाइन लोड है, तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स कितना होगा? अगर एक कॉलम पे 1000 kN का डिजाइन लोड एक्ट हो रहा और उसके अंदर हम लोग ने लेसिंग बार यूज किए हुए हैं, तो ट्रांसवर्स शियर फोर्स क्या होगा? इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे तो 1000 का सिंपली 2.5% ले लो, मतलब 25 किलोन्यूटन। तो एकदम सिंपल आपका जवाब हो जाता। अगर आपको डिजाइन लोड दे दिया और ट्रांसफर शियर फोर्स पूछा तो सिंपली आपको याद रखने का है 2.5% ऑफ द डिजाइन लोड आपका होता है ट्रांसफर शियर फोर्स, ठीक है। ये हो गया छठवां पॉइंट। एक और पॉइंट बताने वाला आपको सातवां पॉइंट। अगर आपको लेसिंग सिस्टम का डिजाइन फोर्स निकालना है, ये तो हमने ट्रांसफर शियर फोर्स निकाला ना, ये हमने ट्रांसफर शियर फोर्स निकाला। अगर लेसिंग सिस्टम का टोटल फोर्स निकालना है, वो फोर्स कॉम्प्रेसिव रहो या टेंसाइल रहो, तो टोटल डिजाइन फोर्स इन लेसिंग बार्स, लेसिंग सिस्टम में या लेसिंग बार में टोटल डिजाइन फोर्स निकालना है। सपोज V उसका सिंबल है, सॉरी F उसका सिंबल है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है V/2 sin थीटा या फिर V/4 sin थीटा। थीटा मतलब आपके लेसिंग सिस्टम का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है फिर से सिंगल लेसिंग के लिए। दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर सिंगल लेसिंग एंड दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर डबल लेसिंग। फिर से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है सिंगल लेसिंग के लिए, डबल लेसिंग के लिए। तो इसमें V का मीनिंग क्या है? डिजाइन सॉरी ट्रांसफर शियर फोर्स। मतलब बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, गौर करना एग्जांपल के ऊपर, क्योंकि ये एग्जांपल्स
आपको पूछा हुआ है गुप्ता एंड गुप्ता के अंदर या झोंटेक के अंदर अंदर, अंदर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। सपोज आपको मैंने दे दिया कि आपका डिजाइन लोड है 1000 किलो न्यूटन का, और थीटा दिया मैंने 45 डिग्री। थीटा हमेशा 45 के आसपास ही आपको मिलने वाला है, प्रैक्टिकली हरदम थीटा हम लोग 45 यूज करते हैं। आपको बोला मैंने कि आप इसका जो टोटल फोर्स है एफ वो मुझे निकाल के बताओ। पहले आपको निकालना पड़ेगा ट्रांसफर शियर फोर्स, जो अपन निकालेंगे 2.5% ऑफ डिजाइन एक्सियल लोड, वो आ जाएगा 25 के आसपास। बाद में हम लोग निकालेंगे टोटल फोर्स, तो 25 अपॉन 2 साइन 45, इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है बच्चों, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं। आप एकदम बेस, आप ये मत सोचो कि हमें जेई के एग्जाम में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सिर्फ लेसिंग और बैटरिंग के सारे रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए। इसके अलावा और भी होंगे कुछ रिक्वायरमेंट्स, लेकिन आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 रिक्वायरमेंट्स बताया। ये जो 7 रिक्वायरमेंट आपको बताया मैंने लेसिंग सिस्टम के अंदर की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसके ऊपर आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ये सिंपली अगर डिजाइन फोर्स निकालना है तो पहले ट्रांसवर्स फोर्स निकालो अपॉन 2 sin थीटा, इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। अगर ट्रांसफर शियर फोर्स निकालना है सिंपली 2.5% ऑफ डिजाइन लोड। कभी कभी क्या होगा, आपको सर्विस लोड दिया होगा, डिजाइन लोड आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको वहां पे डिजाइन लोड ही लेने का है। अगर मुझे बोला कि सर्विस लोड मेरा 1000 है, तो सर्विस का मीनिंग डिजाइन नहीं होता, सर्विस का मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड, वर्किंग लोड। अगर आपको सर्विस को डिजाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको सर्विस को मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से, जो होता है अपना पार्शियल 50 फैक्टर। तो 1.5 इंटू 1000 वो हो गया 1500 किलोन्यूटन, या 1500 पुट करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका हो गया ट्रांसवर्स शियर फोर्स, मे बी 37.5। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सारे रिक्वायरमेंट्स देख लिए लीसिंग बार के। अब बैटन से जुड़े कुछ रिक्वायरमेंट देखेंगे। बैटन सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, देखो ये सारे रिक्वायरमेंट्स आप लोग अपने रजिस्टर में अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। बैटन का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा आपको, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको मे भी आ ही सकता, कि जब बैटन हम लगाते तो कॉलम के कम से कम कितने डिवीजन होने चाहिए। जैसे ये कॉलम है, और कॉलम में जब बैटन लगा रहे हैं हम लोग, तो ऐसे कितने कम से कम डिवीजन होने चाहिए कॉलम के। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, 4 डिवीजन हो गए, तो कम से कम 4 होने चाहिए। जब हम लोग बैटन्स यूज करते हैं कॉलम सेक्शन के अंदर, तो बैटन्स शुड बी प्रोवाइडेड इन सच अ वे दैट मिनिमम 4 नंबर ऑफ डिविजन्स या 4 नंबर ऑफ पार्ट्स शुड बी मेड इन द कॉलम सेक्शन। तो कम से कम 4 पार्ट्स तो बनने ही चाहिए, और कम से कम 4 पार्ट अगर बनने चाहिए तो आपको कम से कम 3 बैटन्स यूज करने पड़ेगा। तो बैटन की सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो मेरे दिमाग में आ रही है और आपके दिमाग में आ गई होगी, वो कौन सी है, देयर शुड बी मिनिमम 3 नंबर ऑफ बैटन्स। देयर शुड बी मिनिमम 3 नंबर ऑफ बैटन्स, मिनिमम 3 नंबर ऑफ बैटन्स इन कॉलम सेक्शन। कॉलम सेक्शन के अंदर कम से कम 3 बैटन्स तो होने ही चाहिए बच्चों, ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट, जो बैटन की जो इफेक्टिव लेंथ है वो थोड़ी ज्यादा होती है, बैटन की इफेक्टिव लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है, तो वो बैटन की इफेक्टिव लेंथ को हम 10% से इंक्रीज करते हैं। दूसरा कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन। इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन, बैटन कैसे हॉरिजॉन्टल है ना, ये थोड़ा इंक्लाइंड है, इसका इसमें लेंथ का कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बैटन यूज करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन शुड बी इंक्रीज बाय 10%, शुड बी इंक्रीज बाय 10%। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, इफेक्टिव लेंथ ऑफ बैटन शुड बी इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। बाकी तीसरा पॉइंट है ट्रांसफर शियर फोर्स निकालने का। तो ट्रांसफर शियर फोर्स इसी तरह से निकालते हैं 2.5% ऑफ डिजाइन एक्सियल लोड, ठीक है। तो बैटिंग के अंदर इतने इंटरेस्टिंग पॉइंट नहीं है। बैटिंग के अंदर एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि वो कम से कम बैटन कितने होने चाहिए एक कॉलम सेक्शन के अंदर। तो इसका आंसर है 3, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, इस तरह से बैटन लगाओ कि उसमें कम से कम 4 कॉलम के डिवीजन होने चाहिए। तो इसके लिए आपको कम से कम 3 बैटन तो लगाने ही होंगे, ठीक है बच्चों। ये पॉइंट था ट्रांसफर शियर फोर्स का। उसके बाद में विड्थ ऑफ बैटन का इतना कुछ इंपॉर्टेंस आती है, इसका रिक्वायरमेंट भी नहीं है कुछ, और पूछते भी नहीं आप लोगों को। थिकनेस का है, तो थिकनेस हम निकालते हैं L/50 के फॉर्म से। अगर आपको बैटन की थिकनेस निकालनी है तो थिकनेस ऑफ बैटन निकालने के लिए आपको यूज करना होता है L/50 या और B/50। L या B मतलब विड्थ या बैटन की लेंथ, लेंथ बोलो या विड्थ बोलो, L/50 या B/50 के फॉर्मूले से आप लोग बैटन का थिकनेस निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमने कॉम्प्रेशन मेंबर को एंड कर दिया।
कॉम्प्रेशन मेंबर का जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने पूरा पढ़ लिया। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपको कॉम्प्रेशन मेंबर के न्यूमेरिकल्स या उसके डिजाइन स्टेप्स तो कोई भी जेई एग्जाम पूछने वाला नहीं है अपने को। जहाँ तक अपने जेई एग्जाम्स के रिलेटेड लेक्चर का बेनिफिट था वो आपने ले लिया, क्योंकि जो जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना था वो सब मैंने पढ़ा दिया। अब इसके डिजाइन स्टेप्स जो होते हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने को करिकुलर के एग्जाम में काम आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो डिजाइन स्टेप्स चाहिए होंगे इसके तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आपको कोई और टॉपिक के ऊपर लेक्चर चाहिए होगा मेरा, कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर ऐसा कोई इंटरेस्टिंग या न्यू टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से आज नए जुड़ रहे हो या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दो, ठीक है बच्चों। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।